स्वागत है आप सभी का द एनएफए फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे डिपार्टमेंटल स्पेसिफिक इलेक्टिव डीएसई फिजिक्स। जो बच्चे फिजिक्स में एक इलेक्टिव पेपर अपना सेलेक्ट करके पढ़ते हैं, उस पेपर को, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। आज के क्लास में हम यूनिट नंबर 3 और 4 के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेके इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, और जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है, आने को है, जो आपको मार्क्स दे सकता है, और साथ ही साथ कंसेप्ट बिल्ट अप करते हुए आगे के हैवी टॉपिक्स के लिए इसको आगे देखेंगे। तो इसी सिलसिले में पिछला वाला वीडियो आई होप आपने देखा होगा। पिछले 2 वीडियो के जितने मटेरियल थे वो भी मैंने शेयर कर दिए हैं। उसमें से आपको अपने इस फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या इंट्रोडक्शन टू ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कुछ फाउंडेशंस आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे, और वो सिलसिला ही आगे आपके आने वाले हेवी टॉपिक्स को आपके अंडरस्टैंडिंग के कंपार्टमेंट में फिट अप करेगा। तो बात ये है कि सिर्फ एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। ये फिज़िक्स वैसा सब्जेक्ट नहीं है। आपको इसके कुछ फंडे को भी सीखना पड़ेगा कि क्या-क्या रूल रेगुलेशन ये काम करता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंस हैं। और पढ़ाई का मतलब सिर्फ मार्क्स पाना नहीं है, मेरे हिसाब से आपका सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये भी नहीं है कि सीखने के लिए बहुत सारा समय यहाँ पे हम उड़ेल रहे हैं आपके पास। आपने देखा होगा अपने सिलेबस के ब्लूप्रिंट में भी एक-एक यूनिट को सॉल्व करने के लिए 15-15 क्लास दिया गया है। और यहाँ पे हम और एक-एक क्लास का ड्यूरेशन उन्होंने एनईपी में सेट किया है 1-1 घंटे का। तो हम तो उससे बहुत ज़्यादा कम समय में अपने चारों यूनिट को एक साथ कॉन्सिक्वेंस में लेके चल रहे हैं। तो बेसिकली 4-5 घंटे में हमें पूरा पेपर खत्म कर रहे हैं, और अगर आप 60 घंटे की जगह अपने इस पेपर को 5-6 घंटा भी नहीं दे पा रहे हैं सीखने के लिए और एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए, तो फिर उतना उससे ज़्यादा सॉर्टेज सब्जेक्ट हो नहीं सकता। फिजिक्स सीखने के लिए ठीक-ठाक एक अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करता है। अगर आपने फिजिक्स के सब्जेक्ट को इलेक्ट किया है, मतलब आप वैसा माइंडसेट रखते हैं। एक हेवी ठीक-ठाक लेवल का मैथमेटिकल वर्क इसमें आएगा, और अच्छे मार्क्स देके जाएगा, आपको सीखने में मज़ा भी आएगा। ठीक है? तो चलिए, ये अपन यूनिट नंबर 3 में ये टॉपिक, ये सिलेबस हमको दिया गया है कि इंडिस्टिंग्विशबिलिटी ऑफ पार्टिकल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस क्या है, कि कणों की अविभाज्यता या अभेद्यता भी कहते हैं इसको हिंदी में, वो क्या चीज़ है। ये थ्योरी क्वेश्चन में आ सकता है स्टूडेंट्स, और शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी आ सकता है। तो वो चीज़ अपनी जगह अलग है। हम इससे जो एक फाउंडेशन हमको मिलेगा, उसको समझ के चलते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में जाने के लिए ये क्या चीज़ है जो ये बताता है। तो क्लासिकल फिजिक्स में, या जो क्लासिकल रूल है फिजिक्स का, उसके अनुसार हम हर वस्तु को अलग-अलग बोलते हैं, अलग-अलग जानते-पहचानते हैं, ठीक है? लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पार्टिकल्स को, जैसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, फोटॉन है। इन जैसे कणों को हम सूक्ष्म स्तरों पर अलग-अलग आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते। वो बिल्कुल हूबहू एक जैसे दिखने वाले होते हैं, ठीक है? अर्थात अभेद्य होते हैं, या फिर अविभाज्य होता है। उनके बीच में कोई विभाजन या आइडेंटिटी उनकी नहीं होती। तो सूक्ष्म स्तरों पे ये दिक्कत है, या फिर कहें ये एक तरह के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है। सिंपल एग्ज़ाम्पल, इंडियन ओरिजिन पे आप रहते हैं, तो हर आपके दोस्त यार, माता-पिता, सबकी अलग-अलग पहचान है। सबकी आइडेंटिटी अलग है, सब अलग है। लेकिन हम लोग कभी-कभी मज़ाक में बोलते हैं कि चाइनीज़ जो हैं, सभी एक जैसे दिखाई देते हैं। तो वहाँ पे आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते। या जो 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा लोगों का शक्ल, सूरत, हाइट, हेल्थ सब एक जैसा होता है, तो उनको आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन कौन-सा है। अगर लेफ्ट वाला पर्सन राइट में खड़ा हो गया, या राइट वाला लेफ्ट में खड़ा हो गया, तो भी सिस्टम वैसे का वैसे ही दिखाई देगा। तो अभेद्यता कहने का तात्पर्य ये है। अब इस प्रकार ये क्या रिज़ल्ट देता है कि कणों की कोई अलग-अलग आईडी या पहचान नहीं होती, ठीक? अभेद्यता का कहने का तात्पर्य है, कणों में कौन-कौन है, यह बताने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास, कोई आइडेंटिफ़िकेशन नहीं, क्योंकि सब हूबहू वैसे ही दिखाई देते हैं। कणों को आपस में स्वैप कर देने पर सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिस्टम वैसा ही रहता है, अर्थात कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है? तो सिंपल चीज़ है। मैथमेटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका? इसका कहने का मैथमेटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है? एक लाइन में आपको लिख के आना है कि भई अगर सारे पार्टिकल हूबहू एक जैसे दिखने वाले हैं, तो एक ही माइक्रो स्टेट में किसी पार्टिकल को 2 बार गिनना गलत है, ठीक? एक ही माइक्रो स्टेट में किसी पार्टिकल को 2 बार गिनना गलत है, क्योंकि उसकी वजह से सिस्टम में कोई परिवर्तन
नहीं हो रहे। तो इस तरीके से हमको प्रकृति में 2 प्रकार के पार्टिकल्स मिलते हैं या 2 प्रकार के कण बनते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बोसॉन, जिनका स्पिन जो है इंटीग्रल होता है। इंटीग्रल कहने का मतलब है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5। और एक पार्टिकल बनते हैं फर्मियन, जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल। ठीक, तो ये माइक्रो स्टेट के अभेद्यता के प्रॉपर्टी से 2 पार्टिकल बनते हैं हमारे, है ना। तो एक एग्जांपल यहाँ पे है, उसको थोड़ा सा समझिए कि क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलता है कि आपके पास यदि 2 पार्टिकल है और उसको 2 बक्से में अगर आपको रखना है तो कितने तरीके हो सकते हैं। एक ये है कि P इसमें, Q इसमें, एक ये है कि Q इसमें, P इसमें, एक ये है कि P और Q दोनों इस वाले डब्बे में या P और Q दोनों इस वाले डब्बे में। ये क्लासिकल फिजिक्स बोलता है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है करके। बट क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब कणों में अभेद्यता आ जाती है, उनकी आइडेंटिफिकेशन आपको नहीं पता है, तो फिर उसको P क्यों नहीं बोलेंगे? तो ये 2 डॉट्स से हमको कणों को हम दिखाए हैं। तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है या बोसॉन क्या कहता है कि एक पार्टिकल इसमें, एक पार्टिकल इसमें, या दोनों पार्टिकल इस डिब्बे में या दोनों पार्टिकल इस डिब्बे में हो सकते हैं। तो 2 कॉमन ये वाला कंडीशन नहीं है। पी क्यू क्यू पी वाला कोई सिद्धांत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सब एक जैसे दिखते हैं। तो कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। और उसी में फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है कि भाई कोई भी एनर्जी लेवल पे एक साथ 2 पार्टिकल्स नहीं रह सकते। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लग जाता है। तो फर्मी डिराक के अकॉर्डिंग केवल ये पॉसिबिलिटी है कि एक पार्टिकल यहाँ रहेगा और एक पार्टिकल यहाँ रहेगा। बट बोसॉन या बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग किसी तय ऊर्जा अवस्था में कई पार्टिकल हो सकते हैं, दैट्स द पॉसिबिलिटी। ठीक, बट फर्मी डिराक में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लग जाता है, बोस आइंस्टाइन में नहीं लगता है। तो ये इस तरह के 2 डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन किसकी वजह से आ रहा है, आप कणों को नहीं पहचानते, उनमें डिस्टिंग्विशन नहीं कर सकते, उसकी वजह से। तो 2 प्रकार के पार्टिकल बनते हैं। तो थोड़ा सा इसका ब्रीफ पॉइंट वाइज आप इस नोट्स को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में भी आप ऐसा लिख के आ सकते हैं। तो भाई पहले टाइप का जिसको हम लोग बोसॉन बोलते हैं, उसका स्पिन ना इंटीग्रल होता है। स्पिन मतलब जो अपने एक्सिस पे रोटेशन करता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीट नंबर। ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन को फॉलो करते हैं। सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहने का तात्पर्य है कि वेव सम फंक्शन को हम लोग साइन एक्स से डिनोट करते हैं। क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है कि कोई पार्टिकल सिर्फ पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल के साथ साथ उसमें एक वेव की भी प्रॉपर्टी इंक्लूड रहती है। इसको हम लोग बोलते हैं कण की द्वैधता का सिद्धांत या ड्यूअल नेचर ऑफ द पार्टिकल, कि कण के साथ साथ उसमें पार्टिकल नेचर भी है और उसमें वेव नेचर भी है। तो वेव फंक्शन को, कण से जुड़े हुए वेव फंक्शन को साइन ऑफ एक्स से डिफाइन किया जाता है, या फिर वेक्टर में आप बोलेंगे तो साइन ऑफ आर से डिफाइन किया जाता है। तो अगर एक्स मैथमेटिकली सिमेट्रिक वेव फंक्शन का ये मतलब है कि यदि पार्टिकल के वेव फंक्शन में x के जगह पर माइनस एक्स रखते हो तो वापस आपको फंक्शन साइन ऑफ एक्स ही मिल जाता है, तो वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। तो बोसॉन ऐसे पार्टिकल हैं, अभी आप सिर्फ यहाँ पे पॉइंट याद रखिए, जो कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन को फॉलो करते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि कई बोसॉन जो पार्टिकल होते हैं, फिर उनको बोसॉन बोल देते हैं ना अपन, जो इस तरह की चीजों को फॉलो करते हैं। कई बोसॉन एक ही स्टेट में रह सकते हैं, ये अलाउ करता है, ये स्टैटिस्टिक्स जो है अलाउ करता है। जैसे यहाँ पे एक डेप्थ वेल में अलग अलग एनर्जी लेवल अगर दिया गया है, तो बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पर नीचे वाले एनर्जी स्टेट में रह सकते हैं, ऐसा उसका कहना है। उदाहरण के लिए कौन है जी, फोटॉन है, हीलियम है, ये सब बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। कौन सा रूल इन पे लागू होता है, जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन। उपयोग क्या है, सुपर फ्लूइड बनाने में। सुपर फ्लूइड हीलियम, हीलियम को इतने ग्राउंड लेवल तक अपन लोग कंडेंसेंस कर देते हैं कि वो एक सुपर फ्लूइड बन जाता है। सुपर फ्लूइड मतलब जिसमें कोई भी श्यानता या विस्कोसिटी नहीं होती, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता, वो एक स्मूथ फॉर्म में फ्लो होता है। और एग्जांपल लेजर है, फोटोन गैस है, इस तरह से। ठीक, लेजर बनाने में भी इसका उपयोग होता है, आगे एप्लीकेशन में आप लोग जानेंगे। उसके बाद है फर्मियंस। फर्मियंस ऐसे पार्टिकल होंगे जो कि हाफ इंटीग्रल या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में उनका स्पिन जो है रहेगा, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक, कुछ भी हो सकता है। ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक, जैसे इलेक्ट्रॉन का एक एंटी क्लॉकवाइज अगर स्पिन है, तो एक आपका क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज भी स्पिन हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है अपने एक्सिस पे, तो एक ऐसे घूम सकता है। तो वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टिकल को इसके स्पिन के अकॉर्डिंग भी
डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसमें एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन का ये लोग पालन करते हैं। दो फर्मियंस कभी भी एक ही अवस्था या स्टेट में नहीं रह सकते। इसको क्या कहा जाता है? पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है। तो इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे जी? अलग-अलग एनर्जी लेवल पे एक-एक पार्टिकल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। कौन सा रूल फॉलो करते हैं इस तरह के पार्टिकल? फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉलो करते हैं। क्या है उदाहरण इनके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जितने भी आपके एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब जिससे आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बनते हैं, जिसको हम लोग क्वार्क्स बोलते हैं ना, जिसमें म्यूऑन आएगा, लेप्टॉन आएगा। तो एलिमेंट्री पार्टिकल जितने हैं वो सब भी आपके फर्मियंस होते हैं। उपयोग क्या है? न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है यूनिवर्स में, और मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करता है, किस तरह से वो डीप वेल में सिचुएट रहता है, वो सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को लेके करते हैं। तो ये एक शॉर्ट नोट्स या बेसिक अंडरस्टैंडिंग नोट्स हुआ किस टॉपिक के बारे में, कि कणों की विभेद्यता से अभेद्यता से आप क्या समझते हैं, या फिर इनडिस्टिंग्विशबिलिटी ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस तो सिर्फ एक लाइन में है भाई, कि एक ही माइक्रोस्टोट को 2 बार गिनना गलत है मैथमेटिकली। तो चूंकि पार्टिकल सब सेम होते हैं, तो ये शॉर्ट नोट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आएगा, तो आप यहाँ तक बना के रखेंगे इसको, और अपने आप में ये आपको कुछ चीजें भी सिखा के गया कि क्या चीज है ना। अब हम इससे पहले क्लास का थोड़ा सा अगर मैं रिकैप करूं, तो आपको याद होगा हम मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट की बात किए थे, और हम लोगों ने फ्री एक सिंगल पार्टिकल के लिए, फ्री सिंगल पार्टिकल के लिए हमने ये जाना था कि कितने माइक्रो स्टेट पॉसिबल हो सकते हैं। तो वन डायमेंशन में यदि पार्टिकल है तो कितने बेसिक माइक्रो स्टेट हो सकते हैं वो हमने देखा था। अगर थ्री डायमेंशन बॉक्स में अगर एक फ्री सिंगल एक पार्टिकल अगर है तो कितने माइक्रो स्टेट बन सकते हैं वो हमने देखा था। उसके बाद हमारे सिस्टम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है माइक्रो स्टेट बनाने के या सूक्ष्म स्तर एनर्जी के बनाने के, वो हमने देखा था। बट अब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जिस चीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, वो चीज आप जानते हैं कि हमारे गैस वाले सिस्टम में, किसी भी टाइप के गैसियस सिस्टम में हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। अप्रोक्सीमेट द वैल्यू इज 10 टू द पावर 23 पार्टिकल। तो अब और इसी को अलग अलग ग्रुपों में बांटने के लिए आप लोगों ने गिब्स के एंसेम्बल्स को पढ़ा है, कि गिब्स ने क्या किया, इसको अलग अलग समूहों में डिवाइड किया इनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो उसमें से एक बिहेवियर जो हमने पढ़ा था कैनोनिकल एंसेम्बल्स। तो कैनोनिकल संयोजन या कैनोनिकल एंसेम्बल एक ऐसा सिस्टम था जिसमें एनर्जी एक समान होती है और टेम्परेचर एक एनर्जी का आदान प्रदान उन एंसेम्बल्स के बीच में आपस में हो सकता है। वो उष्मा चालक दीवार से आपस में सेपरेट होते हैं। आप कैनोनिकल एंसेम्बल्स की प्रॉपर्टी से पिछले क्लास में भी मैंने इंक्लूड किया था, आप जरूर उसको देखे होंगे। तो कैनोनिकल एंसेम्बल्स की ये प्रॉपर्टी है कि ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी जो है कांस्टेंट होती है, और विभिन्न समूह समुदाय जो सिस्टम एक हमारे फेस सेल या फेस सीट के अंदर जितने अलग अलग फेस सेल हैं वो एनर्जी आपस में दान प्रदान कर सकते हैं। तो अब अपन एक्चुअल फिजिक्स की प्रॉपर्टी में ये जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का फाउंडेशन अभी तक आप बिल्टअप करते आए हो, कि उसको अब कैसे इस तरह के एक गैसेस जिसमें ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उसके लिए अप्लाई करके उसके सर्टेन मैक्रो स्टेट के लिए हम माइक्रो स्टेट्स की गणना करें। मतलब स्थूल स्तर के लिए हम उसके सूक्ष्म स्तरों की कितनी संख्या होगी, या फिर डिफरेंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा, या एनर्जी के कितने लेवल हमको मिलेंगे एक एक्चुअल थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए, उसको अपन कैलकुलेट करेंगे आज। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है आपको कहलाता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिस चीज को बताता है वो है बोल्ट्जमैन का कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने नाम से पूछा जाता है कि बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लिखिए और उसको प्रूफ करिए, या बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से प्रोबेबिलिटी फंक्शन को फाइंड करिए कि हाउ मच नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट यू ऑब्टेन अ गिवन अ कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो इससे अपन चालू करते हैं। अब आप एक्चुअल फिजिक्स सिस्टम को डील करेंगे और नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हम गिनेंगे। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है उसके बारे में जानिए। इस वितरण के नियम के अनुसार
परम ताप T पर उष्मा स्रोत के साथ उष्मीय साम्य में किसी निकाय की जो ऊर्जा है EI वाली किसी एक विशेष माइक्रो स्टेट में होने की प्रायिकता e टू द पावर माइनस EI अपॉन KBT या KT के समानुपाती होता है। मतलब ये स्टेटमेंट कि किसी ह्यूज लेवल के सिस्टम पे, ठीक, आप उसको तो ये वो प्रोबेबिलिटी इक्वेशन है जो बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से निकल के आता है। इसे हमें प्रूव करना है और ये बहुत सारे आपके फर्मी डिराक और बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन का फाउंडेशन है। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन आप अगर समझ जाते हैं तो उनका भी आपको बहुत 50% वर्क आपने कर लिया, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक सिस्टम में जिसकी ऊर्जा नियत रहती है, उसमें पार्टिकल्स के सर्टेन एनर्जी लेवल को कंटेन करने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसके मैथमेटिकल प्रूफ की ओर चलते हैं। ठीक ठाक मैथमेटिकल वर्क इसमें होने वाला है और चूंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं इसलिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं जाएगा, आसानी से क्लियर कर लेंगे। बस अपना विजुअलाइजेशन आप अच्छे से क्लियर रखिएगा और एक ओपन माइंड से इसको समझिएगा। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम मानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में, साम्यावस्था में, N1, N2, N3 डेस 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 n विभिन्न कोशिकाओं मतलब सेल में गैस के अणुओं की जो संख्या है वो ये है ना, विभिन्न कोशिकाओं में, अर्थात जिसमें सेल नंबर 1, 2, 3 डेस 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 आई तक अपन बोल सकते हैं। तो नंबर अलग अलग सेल्स में जितने पार्टिकल्स या कणों की संख्या हो सकती है वो N1, N2, N3 करते करते n तक है। अधिकतम प्रायिकता की स्थिति हेतु गैस के अणु सांख्यिकी, यांत्रिकी या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कुछ मूलभूत अभिग्रहतों का पालन करते हैं। मतलब कुछ कंस्ट्रेंट्स इसमें अपन लगाए हैं, कुछ बाउंडेशन इसमें लगाए हुए हैं, या फिर उसको अपन बोलते हैं कि बेसिक नियम जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के कुछ होते हैं। तो उसमें से सबसे पहला है कि गैस के अणुओं की जो कुल संख्या है वो कांस्टेंट होती है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है। भाई वो 100 है तो 100 है, 1000 है तो 1000 है, तो जो भी, तो कुल मिला के कैपिटल N इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 डैश डैश Ni इज इक्वल टू, ये सब क्या है जी, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो अगर ये इक्वेशन कांस्टेंट है और अगर अगर इसका आप डिफरेंशियल टर्म लिखें कि डेल्टा एन, या किसी किसी किताब में डी एन लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसी एक ही मतलब है। तो डी एन इज इक्वल टू डेल्टा एन वन प्लस डेल्टा एन टू प्लस डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये शुरू में क्या था, इस तरह कांस्टेंट था। तो पहला पोस्टुलेट से पहला इक्वेशन आया कि कुल कणों की संख्या नियत है। दूसरा, कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट होती है, क्योंकि थर्मली वो आपस में टेम्परेचर को शेयर कर सकते हैं थर्मली कंडक्टिंग वॉल के थ्रू। तो निकाय की कुल ऊर्जा नियत है, ये एक पोस्टुलेट है। मतलब E इज इक्वल टू E1N1, पहले सेल में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसकी ऊर्जा प्लस दूसरे सेल्स में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसकी ऊर्जा, तीसरे सेल में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसकी ऊर्जा, और डेज डेज करते करते ये सारी चीजें एट लास्ट पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन का भी डिफरेंशियल फॉर्म अगर आप लिखोगे तो डेल्टा इज इक्वल टू एनर्जी नियत है, इसलिए ये डिफरेंशिएशन से बाहर है। E1 डेल्टा N1, E2 डेल्टा N2, E3 डेल्टा N3 डेस डेस डेस, EI डेल्टा Ni प्लस डेस 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 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस तरफ कांस्टेंट था। उष्मी साम्यावस्था की स्थिति में उष्मागति प्रायिकता प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होती है। उष्मी साम्यावस्था वो स्थिति है जिसमें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी हमारी सबसे ज्यादा होती है, मतलब वो कांस्टेंट होती है। हम ये बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी भी कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशियल फॉर्म वो भी 0 होगा। तो प्रोबेबिलिटी का डिफरेंशियल फॉर्म इज इक्वल टू 0। और हम लोग जानते हैं कि बोल्ट्जमैन रिलेशन से आप जानते हैं कि S इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू। खैर उसका यूज बाद में है यहाँ पे। मतलब ये कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी का डिफरेंशियल फॉर्म 0 है, तो अगर W 0 है तो लॉग W भी 0 होगा। लॉग क्यों लिया जाता है ये मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताया है कि बड़ी चीजों को छोटे फॉर्म में करने के लिए। तो हमने एक अपने मैथमेटिकल एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग लॉग W इज इक्वल टू भी 0 होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी कांस्टेंट होती है। अब हमें इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए थर्मोडायनामिकली प्रोबेबिलिटी कैसे दी जाती है, हमारे फेवर का क्या है, और अलग टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। तो इस तरह से थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी
दी जाती है यहाँ पे कि वो कितने तरीके से जो हमारे फेवर के कण हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं डिवाइड बाय उनकी कुल संख्या टोटल उस हिसाब से। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रख के चलना है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फैक्टोरियल, क्योंकि वो अपने जगह पर भी उतने तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, डिवाइड बाय हर सेल में कितने पार्टिकल्स हैं उसका फैक्टोरियल, वो जितने तरीके से वो सेल में भी अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपने लिखा। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग लॉग ले लेते हैं। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ये तो log w हो गया, इधर आप log n फैक्टोरियल और log m बाई n है इसलिए माइनस में, और ये चूंकि log m इंटू n इंटू p इंटू में है तो वो प्लस प्लस में बदलते चले जाएंगे। तो फाइनली आगे के टर्म आपको माइनस में मिलते चले जाएंगे। तो माइनस log n1 फैक्टोरियल माइनस log n2 फैक्टोरियल डेज 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 वैसे ही करते करते बीच में आपको माइनस log ni फैक्टोरियल मिलेगा। ठीक, इसका log वाला टर्म। अब चूंकि log की जो प्रॉपर्टी है और साथ ही साथ ये जो n1 n2 n3 है ये बहुत बड़े नंबर है, एक एक सेल में भी बहुत बहुत सूक्ष्म स्तर होंगे जिसमें पार्टिकल्स गैस के मॉलिक्यूल्स अपने स्थान ग्रहण करेंगे। तो हम इस बड़े ह्यूज इक्वेशन को छोटा करेंगे, और छोटा करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, एक स्टर्लिंग का फॉर्मूला, लॉगरिथमिक फैक्टोरियल का एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है स्टर्लिंग का फॉर्मूला। तो n का मान चूंकि बहुत अधिक है इसलिए हम स्टर्लिंग का सूत्र यूज करते हैं, जिसका मतलब यदि log x फैक्टोरियल लिखा है उसको आप x log x माइनस x के रूप में लिख सकते हैं। तो जहां जहां log n फैक्टोरियल या log के साथ कोई वेरिएबल का फैक्टोरियल है उसको इस फॉर्म में अपन को लिख लेना है। तो देखिए जरा इस इक्वेशन को सिंपली अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरफ तो log w है, इस वाले log n फैक्टोरियल को आप लिखेंगे n log n माइनस n, वैसे इसको भी वैसे लिखेंगे, इसको भी वैसे लिखेंगे, डेज 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 करते ni तक वैसे लिखेंगे। तो चूंकि आप माइनस का यूज करते हैं और माइनस साइन यहाँ पर है और फॉर्मूले में माइनस, इसलिए अगला टर्म प्लस होते चले जाएगा, अगला टर्म प्लस होते चले जाएगा। तो फाइनली n log n माइनस n माइनस समेशन, अगर हम लोग ये सारे पदों का समेशन ले लें यहाँ तक, इसको छोड़ के, इस पद को छोड़ के आगे सारे पदों को किस तरह से लिखेंगे जी, समेशन आई एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई। आप चेक कर सकते हैं, आई की जगह 1 रखने पर ये पद मिल जाएगा, आई की जगह 2 रखने पर ये पद मिल जाएगा, वैसे डेज डेज तो एक समेशन टर्म हमने लिख लिया। मतलब ये समीकरण 4 का n1 n2 ni के सापेक्ष अब हमको क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन करना और छोटा करना होता है। ठीक, अवकलन करने का मतलब होता है किसी क्वांटिटी को और छोटा करना, क्योंकि हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्टिकल है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास x का स्क्वायर है तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन आप करते हैं तो 2x मिलता है। ठीक, और अगर x का मान यहाँ पर 3 है तो 3 का वर्ग मतलब 3 तिया 9 मिलेगा, और वहीं पर अगर यहाँ पर करेंगे तो 3 दूनी 6 मिलेगा। तो ये अवकलन करने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके छोटे या सिस्टम को छोटा कर रहे हैं अपन। तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 मिला उसको हम लोग n1 n2 ni के सापेक्ष अवकलन करने पर, जबकि हमारा कुल कणों की संख्या n क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये वाला टर्म डिफरेंशिएशन के पद में खत्म होने वाला है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है आपके नियत है, नियत है या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो लैप्स हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 को अपन डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जरा देखिए, जरा इस एक्सप्रेशन को देखिए यहां पर। तो डिफरेंशिएशन करेंगे अगर आप तो यहां से अगर मैं करूं तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए इस तरफ आप लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन किसका जी, लॉग डब्ल्यू का, और इस तरफ आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन इसका इसका, तो चूंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है इसलिए जीरो, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे समेशन आई डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन किसका, इस अंदर वाले पार्टिकल का। तो ये दो फलनों का गुणनफल है, तो पहला फलन वैसे ही रहेगा, दूसरे का अवकलन होगा मतलब 1/ni, और जो कि ऑपरेटर ni यूज कर रहे हैं तो dni या डेल्टा ni, जैसा भी आप लिख सकते हैं, मैं d यूज कर रहा हूँ, डेल्टा भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा फलन वैसे ही रहेगा मतलब log ni, और पहले का अवकलन होगा मतलब dni, और माइनस इसका dni, ये ऐसा। ठीक,
तो भाई ये तो कट जाएगा ऐसे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, देखिए Ni ये वाला, और चूंकि इक्वेशन नंबर एंट्रोपी का जो डेफिनेशन हम लोग निकाले थे ये वाला, देखिए यदि ऊष्मीय साम्यावस्था की स्थिति में ऊष्मागति प्रायिकता W भी सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम होती है, मतलब उसका डिफरेंशियल जीरो है, तो लॉग में भी टर्म उसका जीरो है, तो डिफरेंशियल लॉग W इज इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन का ये वाला जो टर्म है आपका, ये वाला टर्म, ये भी जीरो मिलेगा, ये वाला टर्म, ठीक। और ये जीरो हो गया, तो बचा ये जो यहाँ पे लिखा है हमने, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो गया है ना। तो इसे कैसे कर दिए, ये हो गया। तो फाइनली स्टूडेंट ये कट गया, आपको मिलने वाला है log ni डेल्टा ni। तो यहाँ से डेल्टा ni तो वो, और ये इससे कट जाएगा, तो फाइनली केवल समेशन log ni डेल्टा ni इज इक्वल टू जीरो, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आपको मिल गया। तो भाई अब इसको अगर अपन समेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऐसा 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 इज इक्वल टू जीरो ऐसा मिलेगा। अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 है और हमारा इक्वेशन नंबर जो पोस्टुलेट आप डिफाइन किए थे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो देखिए जरा, ये भी जीरो के बराबर है, ये वाला भी टर्म भी जीरो के बराबर है, और इक्वेशन नंबर 5 को सॉल्व करके जो एक कॉम्बिनेशन इक्वेशन हम लेके आए हैं, ये वाला, ये भी जीरो के बराबर है। लेकिन ये तीनों इक्वेशन आपस में इंडिपेंडेंट है, अलग अलग तरीके से स्वतंत्र हैं। तो अगर हम लोग को इस तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करके किसी प्रकार के एस्पेक्ट्स को प्रदर्शित करना है, किसी प्रकार की चीजों को दर्शाना है, तो हमको एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैग्रांज का कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब कुछ ना कुछ नियतांकों का मल्टीप्लाई करके इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं यहाँ पर। तो जो समीकरण 1 मतलब वो पहला पोस्टुलेट्स, समीकरण 2 मतलब दूसरा पोस्टुलेट, और समीकरण 5 मतलब ये जो निकल के आया, ये परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट इनका प्रॉपर्टी है, रिजल्ट है, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, किंतु एक साथ संतुष्ट होने चाहिए। सिस्टम की रिक्वायरमेंट ऐसी है, थर्मल इक्विलिब्रियम की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि एक साथ ये सिचुएशन लागू होना चाहिए। पहला क्या बोलता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आर कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा क्या बोलता था, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ऑफ द टोटल पार्टिकल आर कांस्टेंट, वो भी होना चाहिए। और ये जो सिचुएशन निकल के आया है इनके कॉम्बिनेशन से, वो भी होना चाहिए। तो तीनों को कंबाइन फॉर्म करने के लिए हमको एक साथ लेने के लिए एक नियतांक गुणन विधि, मैंने यहाँ पे विधि का नाम नहीं लिखा है, उसको लंगराज विधि कहा जाता है, मेथड है ना, लंगराज विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें हम लोग कि इस तरह के अलग अलग इंडिपेंडेंट इक्वेशंस को कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन करके कंबाइन करते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पर आर्बिटरी रूप से कुछ कांस्टेंट चयन कर लेते हैं। मतलब समीकरण नंबर 5 में अल्फा 1 का मल्टीप्लिकेशन इस इक्वेशन में, समीकरण 1 में अल्फा 2 का मल्टीप्लिकेशन, और समीकरण नंबर जो हमारा 2 था, दूसरा पोस्टुलेट, उसमें अल्फा 3 कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करके सबको जोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण नंबर 5 में अल्फा 1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, समीकरण नंबर 1 में अल्फा 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और समीकरण नंबर ये 2 में अल्फा 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब डिराइव फॉर्म में थोड़ा सा मैथमेटिकल एडजस्टमेंट हुआ है यहाँ पर। देखिए अल्फा 1 को डिवाइड कर दिए, कई किताबों में डायरेक्ट अल्फा बीटा यूज किया है, बट वो डायरेक्ट कैसे आया याद करने जैसे हो जाएगा। यहाँ आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। अल्फा 1 को डिवाइड कर दूंगा तो ये वाला टर्म ऐसे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा 2 बटे अल्फा 1, अल्फा 3 बटे अल्फा 1, इस वाले टर्म के साथ अल्फा 2 बटे अल्फा 1, अल्फा 3 बटे अल्फा 1, बाकी सारा चीज वैसे का वैसा लिखा हुआ है, इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो अल्फा 2 बटे अल्फा 1 आया है उसको अल्फा मान लेते हैं, और ये जो अल्फा 3 बटे अल्फा 1 आया है उसको बीटा मान लेते हैं, एक नया कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट ही है। तो अब आपका वो इक्वेशन, ये टर्म अपनी जगह पर वैसी है, अल्फा इंटू, और ये सॉरी अल्फा इंटू, और ये वाला अगला टर्म आपका बीटा इंटू। ठीक है, ओके, ये बीटा इंटू। ठीक, अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अपन बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ डेल्टा n1 है, यहाँ डेल्टा n1 है, और यहाँ पर डेल्टा n1 है, तीनों समीकरणों में ना। तो यहाँ से 3 पद लेके अगर आप एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो log n1 प्लस अल्फा प्लस बीटा e1, ब्रैकेट के बाहर आएगा डेल्टा n1। सिमिलरली यहाँ डेल्टा n2 है, यहाँ डेल्टा n2 है, और वैसे यहाँ डेल्टा n2 है।
डेल्टा N2 का हटा के कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपको log N2 प्लस अल्फा प्लस बीटा E2 और डेस वैसे ही करते हुए आई टर्म या ith टर्म इज इक्वल टू log Ni प्लस अल्फा प्लस बीटा EI डेल्टा Ni प्लस इज डेस इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक, मतलब इस समीकरण की वैधता हेतु इसके प्रत्येक डेल्टा Ni पद के गुणांक को शून्य के बराबर होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0, तो तभी पॉसिबल होगा जब इसके प्रत्येक का गुणांक क्या होगा, शून्य के बराबर होगा वैधता के लिए। मतलब आई लेवल पे अगर अपन लें, आई लेवल पे तो log Ni प्लस अल्फा प्लस बीटा EI इज इक्वल टू 0 आई के सभी मानों के लिए। ठीक, समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर हम लोग log Ni इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो माइनस अल्फा माइनस बीटा EI, और Ni की वैल्यू अगर अपन निकालें, क्योंकि Ni ही क्या है, आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब और वही क्या चीज है जी आपका, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। ठीक, तो फाइनली Ni की वैल्यू log इधर जाएगा तो e टू द पावर बनाएगा तो e टू द पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा EI एंड e टू द पावर माइनस अल्फा, ये कांस्टेंट वाला टर्म था इसे अलग कर लिए, e टू द पावर माइनस बीटा EI। तो इस तरह से e टू द पावर माइनस अल्फा को अगर एक और नए कांस्टेंट से अगर आप प्रदर्शित करें जिसको a लिखा गया है, तो Ni इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस बीटा EI आपके बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बोल्ट्जमैन कैनोनिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये क्या चीज बताता है इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग इस चीजों को जाने। ये इक्वेशन ये बताता है आपको कि ये समीकरण नंबर 6 जो आया है, एक बार यहाँ लिख देता हूँ मैं उसको ताकि ग्राफ को आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत ईजी हो, कि Ni इज इक्वल टू हमें मिला है a e टू द पावर माइनस बीटा EI। ठीक, अब इस पे थोड़ा बात करते हैं अपन। तो ये बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग ऐसा आपके नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ith लेवल पे मिलेंगे। I इज इक्वल टू 1 है, मतलब पहला माइक्रो स्टेट का एनर्जी लेवल, 2 है तो दूसरा स्टेट। तो क्या बताता है ये समीकरण जो निकल के आया है, कि प्रत्येक सेल में कणों की संख्या को उसी कोष्टिका में प्रत्येक कण से संबंधित ऊर्जा के फलन के रूप में बताता है। यही बोल्ट्जमैन का कैनोनिकल वितरण नियम कहलाता है। ये इक्वेशन, यह नियम बताता है कि कोष्टिकाओं सेल में कणों की संख्या कोष्टिका से संबंधित ऊर्जा के साथ चरघातांकी रूप से क्या होती है जी, घटती है। मतलब जैसे जैसे आप, कहने का क्या तात्पर्य है कि निम्न ऊर्जा के सेल में कणों की संख्या उच्च ऊर्जा की सेल में कणों की संख्या की तुलना में अधिक होगी। जैसे जैसे आप हायर एनर्जी लेवल में आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे एनर्जी लेवल में आगे बढ़ते चले जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या एनर्जी लेवल में कम होती चली जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा पार्टिकल कहाँ पर है, लोअर लेवल्स में है, और जैसे जैसे आप एनर्जी लेवल में ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या कम हो रही है। वो इस चरघातांकीय प्लॉट से प्रदर्शित होता है, और एक्चुअल में भी यही होता है कि हायर एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ऐसा। तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग निम्न ऊर्जा के सेल्स में कणों की संख्या उच्च ऊर्जा के सेल में कणों की संख्या से बहुत अधिक होती है, अतः शून्य ऊर्जा की कोष्टिका सेल में कणों की संख्या अधिकतम होगी। मतलब जो सबसे लोअर ग्राउंड स्टेट है, जो लोअर एनर्जी स्टेट है, वहीं पे पार्टिकल सबसे ज्यादा पाए जाएंगे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक, जीरो लेवल पे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बट हायर एनर्जी लेवल पे बहुत सारे एनर्जी सेल्स भी होते हैं ना, उस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये कॉन्सिक्वेंस यहाँ से निकल के आया। अब ये जो इक्वेशन निकल के आया है, इसमें कुछ कांस्टेंट है, ए है कांस्टेंट, बीटा है कांस्टेंट। तो अब आपको, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को एक्सप्लेन करिए, तो केवल यहाँ तक आपका आंसर हो जाता है, ये ग्राफ को बनाकर इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के बाद। ठीक, बट अगर आपको बोलता है कि बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उस चीज को बताइए, तो फिर आपको आगे इन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। ठीक, और इस चीज को जब अपन निकालना शुरू करते हैं तो कुछ और नई चीजें अपन जानते सीखते हैं, उस पर आगे बढ़ता हूँ। ठीक, तो अगर छोटे मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ तक करेंगे, इस ग्राफ तक, इस एक्सप्रेशन को निकाल के लेके आएंगे, एक्सप्रेशन नंबर 6 को, और इससे बड़ा है तो आगे फिर बढ़ेंगे। अब यदि, हाँ एक चीज और है, इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिखा गया है,
अब यदि हम कोष्टिका सेल के एक क्षेत्र जोन पर विचार करें जो कि लगभग समान ऊर्जा के अनुरूप हो, तो क्षेत्र में अणुओं की संख्या Ni इज इक्वल टू ए जी आई ई टू द पावर बीटा ई आई है। जी आई क्या चीज है, यहाँ पे उस चीज को समझिएगा। जी आई मतलब अगर एक एनर्जी सेल को और कई भागों में बांटा गया है, अगर एक एनर्जी सेल है उसको और कई भागों में अगर बांटा गया है तो वो जी आई है। ठीक है, एक फेस सेल को और छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, ठीक, तो उसको जी आई बोलते हैं। तो वो जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा उस एक्सप्रेशन के साथ। तो एक यदि हम कोष्टिका जो सेल है उसके एक एरिया जिसको जोन पर विचार करते हैं, इसके एक एरिया पे तो लगभग समान ऊर्जा के अनुरूप हो तो क्षेत्र में अणुओं की संख्या ये जी आई से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमें करना है नियतांकों का निर्धारण जो इस एक्सप्रेशन में हमारे आया है। तो सबसे पहले नियतांक ए आया है, इसके निर्धारण करते हैं। कैसे निकालेंगे? सभी ni का योग कुल अणुओं की संख्या n के बराबर होगा। ठीक, मतलब समेशन ni करेंगे तो जो कि मिलेगा n। ठीक, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को समेशन के रूप में लिखूं, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को अगर आप समेशन के रूप में लिखें तो ni है ना इज इक्वल टू ए, जी को अभी हम पुट नहीं किए हैं, समेशन ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई ऐसा। तो इसके जगह आप n लिख लोगे, कैपिटल N, और बटे में a, ये वाला a, तो बचेगा इस तरफ समेशन ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई। तो ये जो क्वांटिटी समेशन के साथ बन के आती है, ये जो क्वांटिटी समेशन के साथ बन के आती है उसे कहा जाता है पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन कहने का तात्पर्य है कि ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई है क्या अपने आप में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी को रिप्रेजेंटेशन है पर सेल में, और उसके साथ यदि समेशन लग गया तो समेशन लग गया मतलब हर पार्टिकल की एनर्जी, नहीं ना, बार बार बोल रहा हूँ, पार्टिकल की एनर्जी, हर सेल की एनर्जी, हर सेल में कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंट करके रखा है उसका एक समेशन है, और छोटे छोटे खंड में टूटा हुआ है वो। इसीलिए इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को जिसको समेशन ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई कहा जाता है उसको पार्टीशन फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है या कहा जाता है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को। तो इस प्रकार ये जो समेशन या का योग का पद है जिसको समेशन ई टू द पावर बीटा ई आई कहा जाता है को विभाजन फलन या फिर ऊर्जा स्थितियों का योग कहा जाता है, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं जी, जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर ये वाला जो एक्सप्रेशन था n बटे ए इज इक्वल टू जेड मिलेगा, और मेरा टारगेट है कांस्टेंट a की वैल्यू निकालना जो कि n बटे जेड होगा। तो ये इस तरह से ये मिलेगा और ये मिलेगा। तो इस प्रकार हम अपने एक्सप्रेशन में कांस्टेंट a की वैल्यू पुट कर देंगे जिसका मान होगा n बटे जेड। ये जहां पे z क्या है तो पार्टीशन फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, आपको इसको याद भी रख के चलना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और अंडरस्टैंडिंग इसे समझ में आएंगे कि z इज इक्वल टू समेशन आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, जो कि यह बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में पर सेल्स की एनर्जी कितनी है उसका समेशन है, जिसे पार्टीशन फंक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। तो एक कांस्टेंट ए की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है। ठीक, जेड की वैल्यू भी आप याद रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग ये चीज है। अब आगे अगले कांस्टेंट की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, अब एक और कांस्टेंट क्या था जी, ई टू दी पावर बीटा ई आई लिखे हैं। तो यदि आप अपना समय बचाना चाहते हैं या आपको इस पे काम नहीं करना है मेन मैथमेटिकल वर्क पे, तो आप सीधा याद रखिए कि बीटा की वैल्यू आती है 1 अपॉन के टी या फिर 1 अपॉन के बी टी भी लिखते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो डायरेक्ट आप बीटा की वैल्यू 1 अपॉन के बी टी रख के उस एक्सप्रेशन को फॉल आउट कंप्लीट कर सकते हैं। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे वो चीज आता है, अगर बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको भी डिराइव करना पड़ेगा, उस चीज को अपन समझते हैं। तो अगर बीटा का कैलकुलेशन करना हो तो ये तो आपको याद रख के चलना ही है कि बीटा का मान 1 बटे के टी होता है, ये मैं बोल रहा हूँ, है ना। बट आएगा कैसे, तो माना अल्प मात्रा में dq उष्मा अगर आप गैस को देते हैं जो निकाय है हमारा, तो नियत आयतन पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम कुछ अणु क्या करेंगे जी, उष्मा को प्राप्त करके अपने निम्न ऊर्जा से कहाँ चले जाएंगे, उच्च ऊर्जा के सेल में चले जाएंगे, क्योंकि आपने हीट सप्लाई की है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी ई जो हीट आप दे रहे हैं वही डी क्यू है, इज इक्वल टू टी डी एस होगा। मतलब डी ई बटे डी क्यू इज इक्वल टू डी ई बटे डी एस बटे टी इज इक्वल टू टी, ये इक्वेशन। अब चूंकि हम लोग समीकरण 2 से जानते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ एनर्जी डी ई इज इक्वल टू ई वन डी वन प्लस ई टू डी टू प्लस ई थ्री प्लस ऐसा होता है, हमने लिखा है वहां पर ना,
डिफरेंशियल फॉर्म, वहाँ डेल्टा के टर्म में लिखे थे, आप डी के टर्म में लिखे, आपको ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने बोला डेल भी लिख सकते हैं आप, डी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आइए, कहाँ गया जी हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये वाला, ये देखिए एनर्जी का डिफरेंस फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म, ऐसा ये मिलेगा आपको, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। तो कहाँ गया ये, ओके, ठीक है। तो ये है जिसको समेसन ई आई डी एन आई आप लिख सकते हैं, ठीक। चूंकि s बराबर k log w होता है, तो ds डिफरेंशियल ऑफ इस इक्वेशन का ds इज इक्वल टू k d log w, क्योंकि k आपका क्या था जी, कांस्टेंट है। अब d log w की वैल्यू हम लोग निकाले थे स्टूडेंट्स डिफरेंशियल फॉर्म में, log w की वैल्यू आप निकाले थे, यहाँ देखिए थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क तो है और वो चीज आपको समझ के चलना पड़ेगा। ये देखिए इक्वेशन log w की वैल्यू है यहाँ पर n log n माइनस n समेशन दिस मच, तो ये ले जाके आप वहां रख दिए, ठीक। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा ये मिल गया, n log n डिफरेंशियल फॉर्म में माइनस वो यही वाला एक्सप्रेशन आया है, माइनस समेशन एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई। अब चूंकि डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूं तो ये कांस्टेंट वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, एक और टर्म था मे बी मैं मिस कर दिया हूं, लेकिन वो जीरो ही होना है। तो अल्टीमेटली आपको ये वाला टर्म ही बचेगा, क्योंकि ये तो कैपिटल एन वाला टर्म तो क्या है जी, आपका जीरो हो जाना है डिफरेंशियल के साथ। तो के डी, तो के यहाँ पर है डिफरेंशियल फॉर्म में लॉग एन आई, यहाँ पर क्या मिलेगा इसको देखिए, इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या मिलेगा जी, एन आई, है ना, लॉग एन आई का 1 अपॉन एन आई, ये कटने वाला है, फिर लॉग एन आई बचेगा आपके पास, तो एक वही लॉग एन आई ये वाला है, ये वाला, और डी एन आई, डी एन आई, ठीक। और प्लस अगले पद के साथ आपको मिलने वाला है ठीक है, ऐसा गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे दो फलनों का आप लगाएंगे तो एन आई इंटू 1 अपॉन एन आई डी एन आई, है ना, और प्लस फिर ऐसे आएगा कि एन लॉग एन आई और डी एन आई, ऐसा, और माइनस में डी एन आई, ये भी रहेगा। तो ये जब कैंसल आउट हो जाएगा और ये और इससे कैंसल आउट, तो ये बस बचेगा, तो वही यहाँ पे लिखे हम लोग ऐसा, ठीक। तो वो माइनस की अपनी जगह पर है, माइनस साइन ये वाला अपनी जगह पर, तो डीएस की वैल्यू इतनी आई आपकी। तो अब फाइनली निकाय यदि साम्य अवस्था में है, तो हम लोग जानते हैं कि बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन से एन आई बराबर इतना होता है। तो ये जो लॉग एन आई लिखा था यहाँ पर हमारे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में लॉग एन आई, इसमें एन आई हमने निकाले हैं कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, उसे पुट आउट किए, तो वैल्यू पुट किए ए ई टू द पावर बीटा ई आई डी एन आई। तो फाइनली माइनस के लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग एम इंटू एन है तो लॉग ए माइनस बीटा ई आई सामने आएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, और लॉग ई बेस पे ई बनेगा, चूंकि एक ई हिडन है तो 1 हो जाएगा, तो फाइनली माइनस बीटा ई आई डी एन आई। अब चूंकि डी एस माइनस के लॉग ए समेसन डी एन आई, ये वाला डी एन आई इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस के बीटा समेसन ई आई डी एन आई। अब ध्यान अगर आप देंगे तो समेसन डी एन आई का मान जीरो है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जीरो है इक्वेशन नंबर 1 के डिफरेंशियल फॉर्म से, ठीक, क्योंकि समेसन एन आई इज इक्वल टू एन है, कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल फॉर्म करेंगे तो जीरो आएगा। और डी ई क्या चीज है, तो समेसन ई आई डी एन आई का समेशन करेंगे तो वो आपका डी है। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में यहां पर आप लिखेंगे डी और ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो, तो इस तरफ आपको मिलने वाला है डी एस, यहाँ है के बीटा और डी, और डी एस इज के बीटा इज इक्वल टू डी एस बटे डी, और थर्मोडायनेमिक्स के इस लॉ के अकॉर्डिंग डी ई बटे डी एस को आप क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। तो डी एस बटे डी को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टी लिखेंगे, तो के बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, या फिर बीटा की वैल्यू 1 अपॉन के बी टी या 1 अपॉन के बी टी, है ना, ए के टी, तो बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, ऐसा भी लिखते हैं। तो कभी कभी ये एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द कैनोन बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रूव बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के बी टी, है ना। तो यहाँ तक हमने बीटा की भी वैल्यू निकाल ली, तो आपने ए की वैल्यू निकाल ली कांस्टेंट की और बीटा की, तो इसको ले जाके अपने मेन एक्सप्रेशन में रख दीजिए। तो इस प्रकार ई आई ऊर्जा में सेल में अणुओं की संख्या क्या होगी जी,
एन आई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई आई अपॉन के टी। यहाँ पे बीटा था, बीटा की जगह हमने क्या रखा, 1 अपॉन के टी। तो ये एक फाइनल फॉर्मूला है। इस तरह से यहाँ पर ए का भी वैल्यू आप रख सकते हैं ना, जिसका मान क्या आएगा जी, पार्टीशन फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक, इसको ऐसा भी लिखते हैं कई जगह कि एन आई का एक्चुअल वैल्यू क्या आएगा, एन ई टू दी पावर माइनस ई आई बटे के टी या के बी टी, और बटे में क्या, जेड, या फिर इसको लिखते हैं एन ई टू दी पावर माइनस ई आई बटे के टी, और बटे में समेशन ई टू दी पावर माइनस ई आई बटे के टी। यही पार्टीशन फंक्शन के अकॉर्डिंग या फिर कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स की संख्या है। तो उस तरह से होगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रायिकता क्या है उन माइक्रो स्टेट्स के कंस्ट्रक्ट होने की, बनने की प्रायिकता क्या है, सॉरी, तब आप कैसे करेंगे। तो अब जब एक अणु ई आई ऊर्जा अवस्था में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, जो कि क्या होती है जी, एन आई, जितने आपके माइक्रो स्टेट बन रहे हैं जो आपके फेवरेबल हैं, उसको डिवाइड कर दीजिए आप इससे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो अब चूंकि एन आई की वैल्यू ये है आपकी, तो प्रोबेबिलिटी के इक्वेशन में एन आई पुट करिए, तो ये आपने पुट कर दिया ए बटे एन। तो इस ए बटे एन को एक नया कांस्टेंट इन्होंने यहाँ पर सी बोल दिया है, और इस तरह से एक प्रोबेबिलिटी का फंक्शन हो गया कि सी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई आई अपॉन के टी। अब होता ये है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हम ये मानते हैं कि सिस्टम के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होने पर उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो समेशन पी ई आई, पूरा सभी प्रकार की प्रोबेबिलिटियों का सम जब करेंगे तो 1 आना चाहिए। मतलब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का समेशन फॉर्म अगर आप लिखते हो ऐसा इस तरफ, और ये कांस्टेंट है, तो इसका समेशन फॉर्म ऐसे लिखूंगा, माइनस ई आई बटे के टी। तो इसका मान तो 1 होगा, सभी प्रोबेबिलिटियों का योग 1 इज इक्वल टू सी। और इसको क्या बोलोगे जी, जब भी समेशन के फॉर्म में इस टर्म को लिखते हो तो क्या बोलते हैं, पार्टीशन फंक्शन जेड, तो इनटू जेड। तो फाइनली सी का मान क्या निकल गया, सी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 1 अपॉन जेड। तो फिर प्रोबेबिलिटी के एक्सप्रेशन में आप सी की जगह क्या कर देंगे, 1 अपॉन जेड पुट कर देंगे। तो फाइनली पार्टीशन फंक्शन के टर्म में आपको ये प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन निकल के आ गया, जिसकी वैल्यू ई टू दी पावर माइनस ई आई अपॉन के टी समेसन ई टू दी पावर ई आई बटे के टी है। ठीक, तो ये इसी जैसे मैंने बोला एन आई ऐसा लिख सकते हैं, है ना, वैसे ही आप पी आई ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो ये बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आपने क्या क्या चीज जाना कि बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रकार के सिस्टम में माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट करने का एक मेथड है, जो कि कैनोनिकल एंसेम्बल्स को आधार मान के बनाया जाता है, या जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के फंडामेंटल कंसेप्ट्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि भाई एक ऐसा सिस्टम जिसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल स्थिर हों, जिसमें ऐसा सिस्टम जिसमें टोटल सिस्टम की एनर्जी एक तरह से कांस्टेंट बनी रहे, और जिसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का एक ऑप्शन ढूंढने के लिए हम माइक्रो स्टेट्स की काउंटिंग करते हैं। उसका मान बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि ई टू दी पावर माइनस ई आई बटे के टी के प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के कुछ पोस्टुलेट्स को लिए हैं, जो कि ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 से रिप्रेजेंट होते हैं, जो कि डिफरेंशियल फॉर्म में भी हमने लिखे हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक मैथमेटिकल वर्क है। और फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट से हमने अलग अलग एक सिचुएशन निकाला और उसको लंगराज की विधि से जोड़ा है। और स्टर्लिंग फार्मूला का यूज तब इसलिए किए हैं क्योंकि एन का मान बहुत ज्यादा है जी, 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स के रेंज में है, इसलिए लॉग और स्टर्लिंग फार्मूला का यूज करके हमने अपने सिस्टम के वैल्यूज को छोटा किया, और छोटा करने के बाद इंडिविजुअल इक्वेशन एक 5 प्राप्त किया, और इस इक्वेशन 5 और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन फॉर्म में संतुष्ट होने के लिए लंगराज की विधि से कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के थ्रू एक साथ कंबाइन किया, और कंबाइन करके एक कॉमन कांस्टेंट अल्फा और बीटा के टर्म पे ये वाला एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया, जो इक्वेशन नंबर 6 है। और ये विथ कांस्टेंट के साथ ये क्या है, हमारा बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। बट परीक्षा में कभी कभी होता है कि ऐसा ना पूछ के उस फॉर्म में दिया रहता है कि प्रूव दैट, ऐसा प्रूफ कीजिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो है हमारे ऐसे होते हैं, या प्रूफ कीजिए कि प्रोबेबिलिटी आपका ऐसा होता है, ये वाला।
तो फिर हमारी मजबूरी है कि हमको बीटा भी निकालना पड़ेगा और हमको ए की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो फिलहाल ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आया एन आई का वो डायरेक्ट रिजल्ट आपको दे देता है कि जो भी हो भैया वो प्रोपोर्शनल तो है एक्सपोनेंशियल नेगेटिव पावर के। मतलब जो भी एनर्जी पार्टिकल्स की नंबर ऑफ संख्या है वो एनर्जी बढ़ने के साथ साथ घटती चली जाती है, एक्सपोनेंशियल फॉल आउट होता है। तो थ्योरी में हमने उसी चीज को यहाँ पे बताया है और ये वाला ग्राफ आप जरूर बना के आइएगा। ये ग्राफ थोड़ा सा रफ सा हो गया है, मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। ये वाला ग्राफ आप परीक्षा में जब भी रहें तो ऐसा इसको बना के आए, ठीक ऐसा वाला, कि भाई एक एक्सिस में आपको लेना है एनर्जी को, एक एक्सिस में लेना है नंबर ऑफ पार्टिकल को, और ये इस चीज को प्रदर्शित कर रहा है कि जैसे जैसे एनर्जी आप बढ़ा रहे हैं, देखिए इस तरफ, तो नंबर ऑफ पार्टिकल हायर था लोअर स्टेट में और धीरे धीरे वो इतना ही नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या या नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स की संख्या डाउन हो रही है, घट रही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जिससे एक रिजल्ट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आया है कि लोअर एनर्जी स्टेट पे मैक्सिमम पार्टिकल हैं एज कंपेयर टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है। फिर हम लोगों ने ये कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है जी। एक ही जब वैल्यू निकाले हमने तो एक इंपॉर्टेंट चीज हमको प्राप्त हुआ, पार्टीशन फंक्शन जिसको कहा जाता है, जिसकी वैल्यू आपको याद रख के चलनी है, z इज इक्वल टू समेशन आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, जो कि हर सेल के एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है सम के फॉर्म में, पूरे सिस्टम के सम एनर्जी, इसीलिए उसको पार्टीशन फंक्शन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद हम लोगों ने एंट्रोपी के कॉन्सिक्वेंस से अपना ये नियतांक बीटा का मान निकाला है, जिसका मान याद भी रख के चलना है, बीटा इज इक्वल टू 1/kBt या फिर kT होता है। सॉल्व आउट होने के बाद सारी चीजों को आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में पुट आउट करते हैं तो आपको एक इस तरह का एक्सप्रेशन मिलता है। और प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी लगाते हैं। अगर पेपर में पूछा है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए, तो चूंकि प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट बटे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करने से आता है, और एन आई चूंकि आप यहाँ निकाले हैं यहाँ रख के, और तो एक नया कांस्टेंट सी आता है जो कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट से, जिसकी वैल्यू 1/z के बराबर होती है, जिसको हम लोग यहाँ पर पुट करके हमारे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को यहाँ पे निकाल लेते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को। तो अगर परीक्षा में ये लिख के आता है कि बोल्ट्जमैन कैनोनिकल सिस्टम के रूल के अकॉर्डिंग ये प्रूफ कीजिए कि P of EI is equal to e to the power minus EI upon KT upon summation of this partition function, तो फिर यहाँ तक आपको करके लाना है, ठीक है, बड़े मार्क्स के क्वेश्चन में। तो ये रहा बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसका यूज क्या है जी, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इक्विपार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है, यहीं से चालू होता है। तो ये इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वाला क्लास ऑलरेडी डला हुआ है आपके डीएससी वाले हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले पेपर में, सिमिलर है। वहां के लिए जो आप पढ़े होंगे सेम टू सेम यहाँ पर भी उसको उसी लेक्चर से, उसी क्लास के नोट से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया है कि इक्विपार्टीशन एनर्जी क्या है, वो चीज यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज, अब कुछ मैथमेटिकल ग्राउंड वर्क है, थोड़ा सा आपको इसको समझ के चलना है। ये एक नया टॉपिक मैं ले रहा हूँ इसी यूनिट का। चूंकि सिंगल क्लासेस में मल्टीपल टॉपिक रखने का मतलब है ताकि आप वन टाइम इन्वेस्ट करें और आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होते चले, तो ज़्यादा टाइम उसमें अपन वो नहीं करते हुए इसको लेते चलते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विभाजन फलन जो आप पढ़े हो जेड और एंट्रोपी एस में क्या रिलेशन है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड एंट्रोपी। तो इसको चूंकि अभी जो एक तरीका आपने पढ़ा है स्टर्लिंग फॉर्मूले के कंसिक्वेंस से, उससे बोल्ट्जमैन रूल को यूज करते हुए अपन पढ़ेंगे। तो चूंकि मैं मल्टीपल टॉपिक्स एक बड़े वीडियो में लेता हूँ, तो जब भी एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो आप उसमें ब्रेक ले सकते हैं, आप उसको पॉज कर दीजिए। जैसे इससे जस्ट पहले वाले पेज में हम लोगों ने बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को पूरी तरीके से समझा, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स तक इंक्लूड करते तक। तो उसके बाद आप थोड़ा पॉज कर लीजिए, बाद में देख लीजिए समय निकाल के। तो चूंकि बार बार वीडियो बनाना, उसके सॉफ्टवेयर पे रन करना, फिर अपलोड करना, तो इसलिए मैं एक ही लॉन्ग क्लास में डिफरेंट मल्टीपल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंक्लूड कर रहा हूँ। आपकी स्वतंत्रता है कि आप उसको अलग अलग फैक्टर में पार्टीशन में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि विभाजन फलन और एंट्रोपी में क्या संबंध है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जेड अब आप अपने दिमाग में याद रखिए कि पार्टीशन फंक्शन बोलते किसको है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को, और फिर बहुत इजी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो भाई माना किसी सिस्टम में n एक समान विभेद्य गैसीय अणु जो कि ताप T पर
तापीय साम्य है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि जिसकी कुल ऊर्जा कितनी है हमारी ई है। माना ऊर्जा परास ई आई से ई आई प्लस डी आई में अणुओं की कुल संख्या एन आई है तथा ऊर्जा अवस्था ई आई की अपभ्रष्टता सेल डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है जी आई है। ठीक, हर एनर्जी लेवल भी अपने आप में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको जी आई बोलते हैं। तब बोल्ट्जमैन कैनोनिकल वितरण नियम के अनुसार या तो आप सीधा सीधा इक्वेशन 1 से चालू कर सकते हैं, ये तो अभी हमने डिराइव करके लाया ना कि एन आई इज इक्वल टू ए जी आई टू द पावर माइनस ई आई बटे के टी, ये होता है। अगर ऐसा ऐसा सिस्टम है तो इस तरह से माइक्रो स्टेट मिलेंगे। अब जहां पर चूंकि एन आई एन वन एन टू एन थ्री एन आई मैक्रो स्टेट में कुल माइक्रो स्टेट की संख्या है, ये एन आई तो वही बताता है कि स्थूल स्तर में सूक्ष्म स्तरों की संख्या है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी n फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल का जो n फैक्टोरियल बटे इंडिविजुअली सेल्स के n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल ni फैक्टोरियल, ये जस्ट पीछे भी यही किए थे। अब उसमें हम लोगों ने सेल्स का कॉम्बिनेशन नहीं लिया था कि उसके अंदर और सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर अपन ले लेते हैं कि उसके अंदर सेल का डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर है तो कितने तरीके से सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। तो G1 की पावर N1, G2 की पावर N2, Gi की पावर Ni, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल और जितने सेल हैं आपके उसके अकॉर्डिंग उसमें वो बैठ सकते। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे समझिए, मान लीजिए दो भाग हैं, किसी एनर्जी स्टेट के दो भाग हैं इस तरह से, और पार्टिकल भी मेरे पास दो हैं, है ना। तो इस नियम के अकॉर्डिंग जी आई मतलब दो भाग, तो दो भाग का पावर दो मतलब कितना हो गया जी, 4 हो गया। 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनका कहने का तात्पर्य है। तो कैसे हो सकता है 4 पॉसिबिलिटी कि या तो पार्टिकल ऐसे ऐसे हो सकते हैं, या तो पार्टिकल आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक, विभेद्य अपन लिए हैं, या तो पार्टिकल इन दोनों में हो सकते हैं, या तो पार्टिकल इन दोनों में हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी, ठीक, क्लासिकल तरीके से। ठीक है, अभी क्लासिकल तरीका ही पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी क्वांटम पे नहीं आए हैं ना। अभी हम लोग विभेद्य रखे हैं, अविभेद्य को नहीं पढ़ रहे हैं, विभेद्य गैसीय लोग हम उसके विभेदन हम कर सकते हैं। ठीक, तो इस यही चीज है। तो अगर G1 में N1 पार्टिकल, G2 में N2 पार्टिकल, वैसे Gi में Ni पार्टिकल, भाग भाग अगर बटा है तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये आपको याद रख के चलना है कि यदि सेल्स भी लेते हो आप तो ये G1 की पावर N1, G2 की पावर N2, Gi की पावर Ni भी करना है। ठीक, अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग, ये चूंकि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है जी, सिंपल क्या करते हैं हम लोग, लॉग ले लेते हैं। तो लॉग के सारे नियम लगाइए, ये m बाई n बनेगा और ये m इंटू n बनेगा और m की पावर n भी बनेगा। तो सबको सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म, ये इसका वाला, माइनस में नीचे वाला टर्म, ये इसका वाला टर्म बना, और प्लस करके ये वाले का पहले टर्म का ऐसे बनेगा, दूसरे टर्म का ऐसे बनेगा, और डेज डेज करके ऐसे बनेगा। ठीक, तो तीनों फॉर्मूले लॉग के हमने यहाँ पे लगा दिए, लॉग m बटे n, लॉग m इंटू n और लॉग m की पावर n, कंफ्यूज मत होइएगा। तो भाई ये लॉग ni है, इसे अगर मैं समेसन में लिख लूं इस ब्रैकेट की चीज को तो माइनस समेसन आई लॉग ni फैक्टोरियल लिखूंगा, ये वाला। सिमिलरली इसे अगर मैं समेसन में लिख लूं तो समेसन आई ni लॉग gi लिखूंगा, ऐसे। ठीक, तो कुछ नहीं है, समेशन में लिख लिया हमने। अब आगे जहां जहां फैक्टोरियल लॉग के साथ आता है तो क्वांटिटी बहुत बड़ी है, तो उसको छोटा करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, स्टर्लिंग फार्मूला यूज करते हैं। तो स्टर्लिंग फार्मूला से हम जानते हैं कि कोई भी क्वांटिटी फैक्टोरियल में है तो वो n log n माइनस n होती है। तो यहाँ पर log w, यहाँ पर log n फैक्टोरियल लिखा था जिसे ऐसा लिखोगे, यहाँ पर log ni फैक्टोरियल लिखा था जिसको ऐसा लिखोगे, और यहाँ पर तो ni log gi है। ठीक, तो उसको वैसा ही छोड़ा गया है यहाँ पर, ये वाला देखिए, हाँ सॉरी, ये वाला, यहाँ पर ni log gi है तो उसको ni log gi रखा गया है, क्योंकि वेरिएबल n में ज्यादा है। n आपका मतलब gi क्या है, भागों की संख्या, वो फिक्स है, उसमें चेंजेस नहीं होने हैं, उसमें वेरिएशन नहीं होना है। तो हम लोग स्टर्लिंग फॉर्मूला केवल वेरिएबल में लगाए हैं, n वाले टर्म में, GI में नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि GI क्या है, भाग की संख्या, कितने भाग वहां पर बन रहे हैं, 4 अवस्थाएं हैं, वो तो ठीक है जैसे, तो वो चेंज नहीं होगी।
जैसे यहाँ पे 4 स्थितियां हैं तो 4 स्थितियां हैं, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रहने का स्थान बदल रहा है, n का मान बदल रहा है, इसलिए वेरिएशन केवल n पे है, g पे नहीं, ऐसा उसका कहना है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे g वाले टर्म पे हमने स्टर्लिंग फार्मूला नहीं लगाया है। ठीक, तो फिर यहाँ से देखिए ये ni log ni माइनस n ये वाला टर्म हो गया, और ये वाला टर्म यहाँ पर आपने लगा लिया। तो समीकरण 1 से, कौन सा समीकरण 1 है भाई हमारा, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ था, जो कि क्या आया था जी, एन आई इज इक्वल टू जी आई, है ना, और एक कांस्टेंट ए ई टू द पावर माइनस ई आई बटे के टी, ये है बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ। इसको अगर लॉग लोगे आप तो लॉग एन आई, दोनों पक्षों को लॉग लोगे तो कुछ ये मिलने वाला है, ये वाला। तो लॉग एन आई इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग जी आई, और माइनस, चूंकि ये सामने आ जाएगा पावर, माइनस ई आई बटे के टी और लॉग ई बेस पे ई, ऐसा, तो ये तो 1 हो गया, तो ये केवल ई आई बटे के टी। तो बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ में लॉग लिए हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक, ये एक्सप्रेशन है अभी हमारे पास, ये वाला ऊपर वाला एक्सप्रेशन है हमारे पास। ठीक, ये वाला, ये यहां से लिए। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि समेसन एन आई, सभी पार्टिकल्स का योग करोगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एन कहलाता है, इसलिए हमारा ये वाला एक्सप्रेशन किस में बदल जाएगा, देखो क्या क्या बदलेगा। लॉग डब्ल्यू अपने जगह पर है, इज इक्वल टू एन लॉग एन माइनस एन अपनी जगह पर है, माइनस समेसन एन आई लॉग एन आई, तो इस एन आई की जगह मान हमने रख दिया क्या चीज, लॉग, सॉरी, ये लॉग एन आई की जगह ये हमने मान रख दिया, ये वाला। तो देखिए एन आई लॉग ए लॉग ए लॉग जी आई माइनस ई आई बटे के टी, ये रख दिया, और प्लस समेशन और प्लस समेशन एन आई, चूंकि यहाँ पर ये वाला टर्म, ये वाला, और माइनस खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये समेशन एन आई, और प्लस ये वाला टर्म अपनी जगह पर है। ठीक, तो जमाए हैं बस, केवल यहाँ पर लॉग एन आई की वैल्यू पुट किए हैं ना, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। मैं ये अननेसेसरी चीजें हटा देता हूँ। ओके, तो भाई ये टर्म हमने वहां पे पुट आउट कर दिया। अब देखिए क्या क्या बचेगा, जो चीजें कैंसल आउट हो रही हैं उसको कैंसल आउट करनी है बड़ी सावधानी से आपको। ये n जो है, ये वाला, इस n से कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि समेसन एन आई बोलने का मतलब ही n है, ये यहाँ पे लिखा है, तो ये वाला टर्म तो हट जाएगा इस वाले टर्म से। फिर यहाँ से ये समेसन एन आई का मल्टीप्लीकेशन होगा इसके साथ, समेसन एन आई लॉग जी आई, जो कि माइनस साइन के साथ जाएगा, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये टर्म का ये वाला बचेगा माइनस एन लॉग ए, ये वाला टर्म बचेगा, ये वाला, क्योंकि समेसन एन आई आया रहेगा उसको एन लिख लोगे, और प्लस समेसन आई, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा एन आई ई आई बटे के टी, एन आई ई आई बटे के टी, ये बचेगा। ठीक, तो फाइनली इस तरफ क्या है जी, इस तरफ लॉग डब्ल्यू है ना आपका, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर अब इसको, ये वाला टर्म को लॉग एम माइनस एन कर लो, एन को कॉमन निकाल के, तो ये मिल जाएगा। यहाँ पर भी एन है, ठीक, ये समेशन एन आई कहने का मतलब एन है, और ये मतलब समेशन एन आई ई आई का मतलब होता है कैपिटल ई, समेशन एन आई ई आई का मतलब होता है टोटल एनर्जी, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हो, तो इतने की जगह क्या पुट कर लिया, ई पुट कर लिया बटे के टी। तो फाइनली लॉग जेड इज इक्वल टू एन, और हम लोग जानते हैं एन बटे ए का क्या तात्पर्य है, एन बटे ए कहें या इसी एन को कैपिटल एन बटे ए, जिसको हम लोग क्या निकाले थे जी, इससे पहले वाले एक्सप्रेशन में पार्टीशन फंक्शन जेड के बराबर निकाले थे, एन बटे ए उस कांस्टेंट को, सेम कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग ना वहां पर। तो फाइनली जेड इज इक्वल टू समेशन आई जी आई ई टू द पावर माइनस जी आई अपॉन क्यू टी, जो कि जेड होता है। तो फाइनली इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक, पार्टीशन फंक्शन के टर्म पे। अब चूंकि हम लोग जानते हैं s इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू होता है, तो लॉग डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो चूंकि k n लॉग z प्लस ई बटे टी, के कहाँ से, बाहर से जो के था वो k से k कट गया, तो ये एक्सप्रेशन जो निकल के आया वो आपके एंट्रोपी
और पार्टीशन फंक्शन में संबंध को प्रदर्शित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कॉम्प्लेक्स है तो आप बहुत सावधानी से मैथमेटिकल वर्क अगर आप करते हैं तो बहुत ईजी तरीके से इस 2 पेज के एक्सप्रेशन को बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि विभाजन फलन जेड और एंट्रोपी एस में संबंध स्थापित या इक्वेशन एस्टेब्लिश कीजिए। तो कैनोनिकल फंक्शंस का एक एप्लीकेशन है। कौन सा? बोल्ट्जमैन कैनोनिकल फंक्शन को स्टार्ट करके हमने इसको सॉल्व किया है। और एंट्रोपी का ये कंसेप्ट उसके सेल्स के अंदर की अपभ्रष्टता या सेल डिस्ट्रीब्यूशन को लेते हुए किया है। ठीक? और अभी हमारे पास ये जितने पार्टिकल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो विभेद्य हैं। अभी हम लोग क्वांटम सांख्यिकी पे नहीं आए हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी आपका क्लासिकल फंडा है। क्लासिकल फिजिक्स आप अभी पढ़ रहे हैं बट स्टैटिस्टिकल मैनर में पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो ये चीज हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। यहाँ के मैथमेटिकल चीजों को बड़े ध्यान से आप करिएगा। माइक्रो स्टेट्स, फैक्टोरियल, लॉग, ये ठीक ठाक आपको एक शांत दिमाग की जरूरत है इसके लिए। तो ये सॉल्व करके हम लोगों ने पार्टीशन फंक्शन के टर्म पे एंट्रोपी तथा विभाजन फलन में संबंध प्राप्त किया है। ठीक है? अब आपके सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है कि रिलेशन बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। विभिन्न थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल और पार्टीशन फंक्शन के बीच में क्या संबंध है उसे निकाल के लेके आना। तो स्टूडेंट्स, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो मैंने नोट्स में इसको इंक्लूड कर दिया है। आप आसानी से इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो नोट्स में ये मटेरियल आपको मिल जाएगा और बहुत छोटा छोटा है। सबसे पहला है कि आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी और पार्टीशन फंक्शन जेड में क्या संबंध है। ये एक एक पूछ सकता है नाम से, है ना। तो हमको एनर्जी का एक डिस्ट्रीब्यूशन देना है, फिर कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ये यूज करना है। ये वाला एक्सप्रेशन अब आपके लिए नया नहीं रह जाएगा, ये हमने आज डिराइव करके निकाला है, ये आप समझ रहे हैं ये वाला। और तो औसत एनर्जी कहने का तात्पर्य है निकाय की कुल ऊर्जा बटे निकाय में कुल अणुओं की संख्या। तो इस तरह से फिर कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन को रख के एक रिलेशन निकाल के मैथमेटिकली यहाँ पे यूज किए हैं। तो आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो अगर नहीं आएगा समझ में तो आप कमेंट पे करिएगा, मैं उसे समझा दूंगा। तो मैंने नोट्स में इस टॉपिक को इंक्लूड कर दिया है क्योंकि प्योर छोटा छोटा मैथ्स है, आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक, तो ये मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। नोट्स में मैंने जरूर इंक्लूड कर दिया है, जहां जहां पे क्लेरिफिकेशन है वो लिख दिया है मैंने। आप जरूर इसको एक बार देखिएगा कि ये किस तरह से आ रहा है। तो सबसे पहला टर्म कि आंतरिक ऊर्जा और विभाजन फलन में संबंध के लिए ये वाला टर्म है। सबसे पहले हम एवरेज एनर्जी निकालेंगे, एवरेज एनर्जी से फिर ये वाला टर्म टोटल एनर्जी निकालेंगे यहाँ तक, और फिर उसको ले जाके टोटल एनर्जी के कंसेप्ट में पुट आउट कर देंगे, और फाइनली लॉग के फॉर्म में पार्टीशन फंक्शन का ये वाला एक्सप्रेशन प्राप्त कर लेंगे। पूरा स्टेप आसानी से आपको समझ में आएगा। प्योर मैथमेटिकल वर्क है, कहीं पर कोई थ्योरी या कोई अलग से नियम हम नहीं लगाए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसी में है कि हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा एफ तथा जेड में संबंध बताना है। फ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजिली आपसे पूछा जा सकता है ना। तो एफ और ई माइनस टी एस होता है, ये बेसिक डेफिनेशन है हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी की। और फिर एंट्रोपी का जो रिलेशन अभी हम लोग निकाल के लेके आए हैं कि पार्टीशन फंक्शन और एंट्रोपी में क्या रिलेशन है, उसको पुट करके ये चीज उसने सॉल्व आउट कर दिया। और एक मोल के लिए है या आदर्श गैस के लिए है तो उस टर्म में फिर ऐसा आ जाएगा। फिर वैसे गिब्स के लिए और पार्टीशन फंक्शन के बीच में, फिर वैसी एंथैल्पी और पार्टीशन फंक्शन के बीच में, फिर वैसी कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट और पार्टीशन फंक्शन के बीच में। तो ये रिलेशंस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। बहुत इजी इजी से हैं, मैथमेटिकल वर्क है। अब दिखता बड़ा डेंजर सा है कि ये क्या आ गया है, लेकिन आप इसके रूट को अगर आज आपने पकड़ लिया है, आज अगर आपने इसको सीख लिया है तो बहुत आसानी से इसको एग्जाम में भी आप निकाल के ला सकते हैं। जब बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा CV इज इक्वल टू ऐसा लिख के देता है तो बड़ा अटपटा लगता है, बट आया अपने उसी कंसेप्ट से है, बहुत इजी तरीके से। ठीक है, तो ठीक है, आज के क्लास में यहीं तक टॉपिक में रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वांटम स्टैटिस्टिक्स को चालू करेंगे, जो हम लोग डिस्टिंग्विशबिलिटी ऑफ द पार्टिकल पढ़े हैं, जहाँ से हम लोगों ने ये जाना है कि दो प्रकार के पार्टिकल बनते हैं, जिसको हम लोग बोसॉन बोलते हैं और जिसको हम लोग फर्मियोन बोलते हैं। तो भाई अब आज जो आपने जाना है वो है कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ दी माइक्रो स्टेट, और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। इसके एप्लीकेशन, इसका हमने मेन इक्वेशन आज डिराइव करके निकाला, और ये नहीं है कि ये नहीं आएगा इसलिए इसको नहीं पढ़ना है या उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भाई फर्मी डिरॉक पढ़ने के लिए या बोस आइंस्टाइन पढ़ने के लिए ये जो मैथमेटिकल ये
प्रोसेस ये जो कर रहे हैं ना हम लोग मैथ्स का, ये स्टर्लिंग सूत्र लगाना, फैक्टोरियल लगाना, ये सब वहाँ पे रिपीट होगा। तो आप इम्पोर्टेंट छाँटते मत बैठिए कि बोल्ट्जमैन कैनोनिकल आप के पेपर में आएगा या नहीं आएगा, फर्मी डिराक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भैया फर्मी डिराक पढ़ने के लिए भी उसका जो मैथमेटिकल आउटलुक है वो बोल्ट्जमैन कैनोनिकल फंक्शन के अंदर ही छुपा है। 50% काम तो आप बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक का इसी में कर लेते हो जब इसको सीखते हो तो। तो मेरे लिए तो फिजिक्स का सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में आप क्या परफ़ॉर्म करते हैं वो इंडिविजुअल हर स्टूडेंट की अलग एबिलिटी है। बट अगर आप फिजिक्स को जानना चाहते हैं, सच में पढ़ाई करने वाले हैं, तो उसका फाउंडेशन आपको बिल्ट अप करते हुए चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बहुत अपना 50% काम कर लेंगे। केवल वहाँ पे सिलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन में ही फ़र्क रहता है। तो ये जो दिख रहा है आपको मैथमेटिकल वर्क, इसको करिए ज़रूर, इसको देखिए ज़रूर। आप वीडियो को एक-एक करके देख के या फिर जो भी नोट्स आपको जितनी जल्दी क्लास आप कंप्लीट करेंगे, उतनी जल्दी मैं ग्रुप में शेयर कर दिया करूँगा तो आसानी से। और जो रिज़ल्ट्स निकल के आ रहे हैं, उसको भी बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से आप ध्यान में रखिए क्योंकि आगे वो पूरा यूज़ होने वाला है। इस पर्टिकुलर बोल्ट्ज़ कैनोनिकल लॉ का एप्लीकेशन इक्विपार्टीशन थ्योरम है, जो कि मैं आपको बताया हूँ कि उसके क्लास अलग से डले हुए हैं, आप उसे ज़रूर देखिए। कांस्टेंट्स का निर्धारण कैसे कर रहे हैं हम लोग, ए का पार्टीशन फंक्शन क्या है, बीटा का निर्धारण कैसे कर रहे हैं, ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक? तो प्रोबेबिलिटी हमने कैसे निकाला और उसके आधार पर फिर डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन हम लोग पार्टीशन फंक्शन और एंट्रोपी के साथ-साथ विभिन्न थर्मोडायनामिकल क्वांटिटी के बीच में निकाले हैं। तो ठीक है, ऑब्वियस है बड़ा क्लास है, तो चूँकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में कर रहे हैं, तो कई सारे टॉपिक्स लेके मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। जो जिन चीज़ों को 10-10, 15 क्लास में पढ़ाना है, उसको मैं एक-एक क्लास में कवर कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा, है ना? और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अपन उस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग क्वांटम स्टैटिस्टिक्स चालू करेंगे, जिसका टाइटल है हमारा बोसॉन और फर्मियन। मतलब हम लोग बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे, उसके एप्लीकेशन को देखेंगे और हम लोग फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे और उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो आप लोग तब तक इन चीज़ों को यहाँ तक कंप्लीट करके रखिए। कोई भी डाउट होता है तो आप शेयर करिए, हम उस पे बात करेंगे, उसके हल की ओर लेके चलेंगे। ठीक है? तो ये रहा आज का क्लास। मिलते हैं बहुत जल्द हम आप लोग अपने नए क्लास में, आपके डीएसई इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फिजिक्स के क्लास में। ठीक है? ओके, थैंक यू।